नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे पहले बात भोपाल की, जहां अवैध कॉलोनियों को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। संभागायुक्त टीम की पहली रिपोर्ट तैयार हुई है। अवैध कॉलोनियों को लेकर यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी मानी जा रही है। तो 96 अवैध कॉलोनियों पर FIR के निर्देश और नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा कराएगी FIR। यह जिम्मेदारी दी गई अधिकारियों पर भी कि कार्रवाई के निर्देश। अवैध कॉलोनियों को आप तत्काल देखें कहां कहां है, सूचना दें। सूचना के लिए होर्डिंग लगाने का भी निर्देश दिया गया है। और इधर सीधी बस हादसे के बाद पूरा सरकारी तंत्र हरकत में है। मुख्यमंत्री ने खुद सीधी में 24 घंटे बिताकर जमीनी हालात देखे हैं और अव्यवस्था, अनदेखी, लापरवाही पर जमकर भड़के हैं। कुछ अफसरों पर गाज गिर चुकी है, कुछ पर आगे एक्शन हो सकता है। सीएम शिवराज सड़कों पर उतरे तो परिवहन मंत्री ने भी वरिष्ठ अफसरों के साथ बसों की चेकिंग का अभियान छेड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ सरकार पूरी कायदे है। हम ये कह रहे हैं कि क्या करें साहब, 3-4 घंटे के जाम हो जाता है तो सब सो रहे थे क्या? कौन मेंटेन करेगा रोड, बताओ। एक चीज का जवाब पहले, रोड मेंटेन कौन? अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो हाईएस्ट अथॉरिटी को आप क्या करोगे ये बताओ। सर ये रखा सर कि सभी को शोकाज नोटिस को जारी कर दिया गया। नहीं, शोकाज वोकाज तो मैं देखती हूँ, मुझे क्या करना है, रोड का क्या करोगे? सीधी हादसे के 38 घंटे बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ यूं तल्ख तेवर के साथ अधिकारियों पर बरसे। बुधवार को मुख्यमंत्री सीधी पहुंचे और 7 गांव में जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जमीनी हालात देखने के बाद मुख्यमंत्री ने RTO और रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के AGM और GM को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सीधे आगे का एक्शन प्लान पूछा। CM की सख्ती का असर ये कि गुरुवार को प्रदेश में परिवहन मंत्री और कमिश्नर खुद वाहनों की चेकिंग करने सड़कों पर उतरे। पूरे प्रदेश में 7 दिन के लिए विशेष चेकिंग अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने सीधी से लौटकर बैठक में निर्देश दिए कि फौरन सड़क की मरम्मत की जाए, क्रेन की व्यवस्था की जाए, वैकल्पिक मार्ग बनाने की कार्य योजना बनाई जाए। प्रदेश में जर्जर घाटों, खराब सड़कों, पुल पुलिया का सर्वे करवाकर सुधार कार्य शुरू कर दें। वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी जांच की, लेकिन हम इसकी तह में भी जाएंगे। मेरा किसी से राग और द्वेष नहीं है, लेकिन गलती अगर कोई करता है तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कई खामियां पाई गई, किसी के परमिट नहीं मिले हैं, किसी का अभी आपने देखा कि इमरजेंसी गेट बंद था। इमरजेंसी गेट कहीं बंद होता है क्या? कितनी बड़ी गलती करते हैं लोग। जो भी कमियां पाई जा रही हैं उसमें इनको बंद किया जा रहा है। परमिट निरस्त होंगे, किसी की फिटनेस निरस्त होगी, कई को थाने भेज दिया जाएगा और ये प्रक्रिया निरंतर चलेगी। एक तरफ सरकार ने सीधी हादसे से सबक लेने और एक्शन में आने के सारे संकेत दे दिए, तो दूसरी तरफ हादसे वाले दिन 2 मंत्री जब CM के निर्देश पर सीधी पहुंचे थे, ठीक उसी वक्त प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एक कार्यक्रम में हंसते मुस्कुराते नजर आए थे। मौत के बढ़ते आंकड़े और उस तस्वीर के सहारे कांग्रेस ने परिवहन मंत्री को हटाने की मांग की। विपक्ष के मुताबिक सरकार का ये एक्शन, ये चेकिंग अभियान कोरी नौटंकी है। विपक्ष ने सवाल उठाया, सरकार हर बार हादसे और कई मौतों के बाद ही क्यों जागती है? जब तक 50-100 लोगों की जान नहीं चली जाए, चाहे रोड एक्सीडेंट हो चाहे नहर हो, तब तक ये एक्शन मोड में नहीं आए। इसलिए किसी भी मामले में अगर एक्शन मोड में नहीं आए, PWD के और किसी भी, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कब जा रही है 50 लोगों की, मध्य प्रदेश के लोगों की जान, तभी एक्शन मोड में आएगा। लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद सीधी हादसे में अब तक 3 लोग लापता हैं, जिनको तलाशा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी को देख कुछ सवाल अब भी हैं। जितनी तत्परता हादसे के बाद दिखाई गई, वो नियमित तौर पर क्यों नहीं होती? अब भी प्रदेश के कई हिस्सों में
खराब सड़कों पर ओवरलोड बसें खतरे का सफर करवा रही हैं। उन पर लगाम कब तक कस पाएगी? देर से सही, लेकिन क्या ये मुस्तैदी, ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरण किए हैं। एक साथ करीब 40,000 से ज्यादा रेहड़ी लगाने वाले को ऋण दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि छोटी पूंजी से शुरू करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राहियों के परिचय पत्र बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहचान पत्र होगा तो कोई परेशान नहीं करेगा, लोग इज्जत से रह सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग स्ट्रीट वेंडर को ट्रेनिंग भी देगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जगदीश देवड़ा, खनिज मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ACS मनोज श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। ग्रामीण पथ विक्रेता योजना बनाई और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 1,10,000 ग्रामीण छोटा छोटा काम धंधा करने वाले बहनों और भाइयों को ये 10-10 हज़ार रुपए की राशि मिल गई, जिससे उनका काम धंधा चल पड़ा है। ये योजना लगातार आगे जारी रहेगी। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में महापौर और पार्षदों के टिकट किस आधार पर तय होंगे, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। बीजेपी चुनाव संचालन समिति की तीसरी बैठक में सुझाव आमंत्रित करने पर चर्चा हुई। चुनाव संचालन समिति की बैठक में तय किया गया कि प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा 22 फरवरी से दौरों पर रहेंगे। सबसे पहले नगर निगम के दौरे होंगे। इसके अलावा बैठक में निकाय चुनाव को लेकर राज्य स्तर पर पार्टी का घोषणा पत्र और प्रमुख बिंदु पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान संगठन के कार्यक्रम का एक कैलेंडर बनाया गया, जिसमें यह तय किया गया है कि मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्रियों को कहां की जिम्मेदारी दी जाए। निकाय चुनाव संचालन समिति की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता मौजूद रहे। बड़े बेहतर प्रबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस काम में लगे हैं। नगर निकाय के, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तक और आगामी समय में आने वाले पंचायत के चुनावों तक बूथ बूथ पर कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। मेरा दौरा भी 22 तारीख से नगर निकाय के जो क्षेत्र हैं उनमें प्रारंभ हो रहा है। और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महंगाई के विरोध में यहां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। तभी एक कटाक्ष को लेकर वरिष्ठ नेताओं के सामने पहले तीखी बहस, फिर देखते ही देखते बहस मारपीट में तब्दील हो गई। यह हाथापाई कांग्रेस के पूर्व महापौर विभा पटेल और जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के समर्थकों के बीच हुई। बैठक के दौरान पेट्रोल पंप बंद करने पर चर्चा की जा रही थी। तभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष के शराब ठेके को लेकर युवा कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र राय ने कटाक्ष कर दिया। इस पर जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के बेटे और युवा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी अनिल मिश्रा ने आपत्ति ली और दोनों ही पक्षों में गाली गलौज होने लगी। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। कोई बात नहीं हुई, किसी भी तरह की कोई बात भी नहीं है। 1-2 बच्चे कुर्सी को ले दे के बस खत्म बात, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कोई विवाद नहीं है। 1-2 कार्यकर्ता कह रहे हैं मेरे क्षेत्र में मैं बंद करूंगा, दूसरे कह रहे हैं मेरे क्षेत्र में मैं बंद करूंगा। आपस में बात चलते चलते उन दोनों में कहा सुनी हो गई। बड़ी स्वाभाविक बात है भाई। और इधर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध के बीच कीमतों में लगातार इजाफा जारी है। महंगाई को लेकर विरोध की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जबलपुर की, जहां पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर NSUI ने अलग ही अंदाज में प्रदर्शन जताया है। प्रदर्शन के दौरान सरकार को महंगाई घटाने के पुराने वादों की याद दिलाई। वहीं दूसरी तस्वीर ग्वालियर की, जहां कांग्रेसियों ने किसानों के साथ मिलकर लगभग 8 किलोमीटर पदयात्रा की, जिसमें कुछ कांग्रेसी बैलगाड़ी पर भी सवार थे। अरे
लगातार बढ़ रहे पेट्रोल मूल्य वृद्धि, लगातार बढ़ रहे गैस के दामों को लेकर आज जबलपुर एनएसयूआई परिवार द्वारा पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल पंप में नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर लगाकर पेट्रोल पंप के पाइपों के ऊपर हार चढ़ाकर आज हमने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है और केंद्र सरकार से ये मांग करी है जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए, नहीं तो जबलपुर एनएसयूआई और युवक कांग्रेस मिलकर संपूर्ण जबलपुर बंद कराएंगे, जिसकी जवाबदारी केंद्र सरकार की होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर ये कांग्रेस की पदयात्रा है। देखेंगे कि ये बैलगाड़ी पर इनकी सैकड़ों की संख्या में जो किसान है वो चल रहे हैं और इनके ये इस बात को लेकर है कि 20 तारीख को उनका बंद है और उससे पहले ये सांकेतिक रूप में इस तरह की पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये पदयात्रा निकालने का पीछे मकसद क्या है और बैलगाड़ी पर पदयात्रा क्यों निकाली? देखिए, मैं तो अब कार में पेट्रोल भरवा नहीं पा रही हूँ, घर वालों को इतना महंगा हो गया, तो मैंने तो अब ये अपने साधन ले लिया है। मैं इसी से शहर में चल रही हूँ और आज भी इसी से आए हैं और पेट्रोल डीजल के इतने दाम बढ़ गए कि हमारे पास पैसे नहीं है। कहाँ से पदयात्रा निकाली हो, कहाँ तक चलने वाली है? बाड़े से मुरार चल रही है। मैं तो अब इसी पर ये मैंने अपना साधन बना लिया है क्योंकि कार में डीजल पेट्रोल भरवाने की मेरी क्षमता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस की पदयात्रा है, बैलगाड़ी पर ये पदयात्रा है, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसको लेकर है। क्या कहेंगे आप लोग? कांग्रेस की पदयात्रा है। इस पदयात्रा को लेकर के जो किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है वो पूरे जोश खरोश से हम लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस के किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। जय जवान जय किसान। तो आप देख सकते हैं ये कांग्रेस की पदयात्रा है और लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार उनका जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों पर उनका प्रोटेस्ट है लगातार जारी है और उसी क्रम में ये अनोखे तरीके से यानी कि बैलगाड़ी पर ये लोग निकले हुए हैं और ऐसे में देखना होगा कि सरकार कितना पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर चेतती है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि कोरोना चला गया है ये न माने। महाराष्ट्र में तेजी से प्रकरण बढ़े हैं, केरल के साथ दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ा है। हमारी सीमाओं पर हमको सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क लगाना ना छोड़ें, 2 गज की दूरी ना छोड़ें। हम लापरवाह हो गए हैं, ये लापरवाही हम पर भारी पड़ सकती है। सीएम ने कहा हमने गहराई से कोरोना की समीक्षा प्रारंभ की है। मुझे विश्वास है कि प्रदेशवासियों के सहयोग से हम कोरोना को फैलने नहीं देंगे। सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं वो मास्क लगाना ना छोड़े, 2 गज की दूरी ना छोड़े। हम लापरवाह हो गए हैं और ये लापरवाही हम पर भारी पड़ सकती है। प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि अब लोग निश्चिंत जैसे हो गए, कृपया निश्चिंत ना रहे। इंदौर में कोरोना वैक्सीन लगवाने में पुलिस विभाग फिलहाल अव्वल चल रही है। इंदौर पुलिस समेत होमगार्ड, जीआरपी, आरपीएफ समेत पुलिस के दूसरे विभागों में 70% पुलिसकर्मियों को टीका लग चुका है, जिसमें आईजी, डीआईजी जैसे बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं दूसरे विभागों की बात की जाए जिसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग शामिल है, वहां फिलहाल 50 से 55% कर्मचारियों ने टीके लगवाए हैं। इंदौर आईजी हरिनारायण चारे मिश्रा के मुताबिक पुलिस विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर में आते हैं। पुलिस वैक्सीन लगवाने में भी अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पे पुलिसकर्मियों ने इसमें उत्साह के साथ भागीदारी की है। लगभग 70% पुलिसकर्मियों ने टीका लगवाया है। सभी अधिकारियों ने भी लगाया, हम लोगों ने भी टीके को लगवाया दूसरे दिन। पुलिस ने इसमें काफ़ी उत्साह के साथ तमाम भ्रांतियां और कई बार अफवाहें जो फैल रही थी उनको दरकिनार करते हुए इसमें भागीदारी ली है और 70% से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने टीका लगवाया है। मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए अब आंगनबाड़ी में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार में बदलाव किया जा रहा है। पोषण आहार में अब मोटे अनाज जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन को शामिल किया जाएगा ताकि बच्चों को भोजन के सभी तत्व मिल सके। नए पोषण आहार को मार्च महीने में सभी आंगनबाड़ियों में लागू किया जा सकता है। राजधानी भोपाल में भी सभी परियोजनाओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो स्थानीय अनाज की उपलब्धता के आधार पर नए पोषण आहार का मेन्यू तय करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी के मुताबिक कुपोषण दूर करने के लिए यह जरूरी है कि बच्चों को सभी तरह के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सकें, बच्चों को भरपूर पोषक मिले। इसके लिए अब विभाग ने यह तय किया है कि स्थानीय अनाजों की उपलब्धता के आधार पर पोषण आहार का मेन्यू बनाया जाएगा। साथ ही ये निश्चित किया जाएगा कि बच्चों को पूरे पोषक तत्व मिल सकें। जो मोटे अनाज हैं उनको शामिल किया जाए। स्थानीय रूप से जिनका उत्पादन होता है
जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का, ये इनका उत्पादन तो होता है, लेकिन इनका उपयोग बच्चों के लिए भी किया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 2 दिनों के दौरे पर अमरकंटक पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और प्रगति की कामना की। शाम को मुख्यमंत्री मां नर्मदा की महाआरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने माई की बगिया मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया और पुजारियों से मां नर्मदा के उद्गम और मंदिर प्रांगण में लगे गुलकाबली फूल के पौधों के बारे में जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर को फटकार लगाते हुए 5 करोड़ की धनराशि अमरकंटक के नर्मदा नदी उद्गम स्थल और रामघाट को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि पवित्र नगरी अमरकंटक में 3 दिवसीय मां नर्मदा जन्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मां नर्मदा मंदिर, उद्गम स्थल और मंदिर परिसर को सजाया संवारा गया है। उद्गम स्थल नर्मदा मंदिर से नर्मदा शोभा यात्रा भी निकाली गई। आज अगर ये पवित्र संकल्प हम ले लें कि नर्मदा मैया में गंदगी नहीं जाने देंगे तो नर्मदा जयंती सार्थक हो जाएगी। और अगर कोई गड़बड़ करे तो बाबा को कठोर कदम उठाने की सहमति देते हैं आप? तय करना पड़ेगा। नर्मदा जयंती के दिन से एक संकल्प ले रहा हूं, उस समय भी हमने तय किया था पेड़ लगाएंगे। मैं 1 साल तक लगातार रोज 1 पेड़ लगाऊंगा। अमरकंटक से उसकी शुरुआत करूंगा। और अब बात लापतागंज की। जी हां, किसी के लापता होने के कई किस्से आपने सुने होंगे। कहीं आदमी लापता तो कहीं सामान लापता। पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां कई गांव लापता है, क्योंकि एमपी अजब है और सबसे गजब है। जी हां, लापता गांव की कोई 1-2 नहीं, बल्कि इनकी संख्या 17 है। और इन लापतागंज में जमीन, पेड़ पौधे, आबादी, खेती, स्कूलों से लेकर लोगों के घरों तक सब कुछ गायब हो चुका है। जरा रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी भोपाल के लाइफलाइन कहे जाने वाला बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में आने वाले 32 में से 17 गांव लापतागंज हो गए हैं। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन ये बात 100% सच है। अफसरों और सूखदारों की मिलीभगत का नतीजा है। ये मामला खूबसूरत बड़ा तालाब से जुड़ा हुआ है। तालाब से लगी हुई बेशकीमती जमीनें ही इन गांवों के गायब होने का कारण बन गई। दरअसल ये सभी 17 गांव बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में आते हैं। यहाँ कई ऐसे रसूखदार हैं जिनकी जमीनें इस कैचमेंट एरिया में आती हैं। व्यवस्थित शहरी विकास व तालाब संरक्षण के नाम पर मास्टर प्लान 2031 की रूपरेखा तैयार की गई। संरक्षण के बजाय निर्माणों के लिए इन गांवों को मास्टर प्लान की सूची से गायब कर दिया गया। तालाब संरक्षण के लिए सरकार ने अहमदाबाद की सेप्ट यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट तैयार कराई थी। इसमें भोपाल की सीमा में आने वाले कुल 49 तालाबों को चिन्हित किया गया। दावा भी किया कि सेप्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही मास्टर प्लान में तालाब संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। IBC 24 ने पड़ताल में पाया कि इन तालाबों में से सिर्फ 32 तालाबों का वजूद ही मास्टर प्लान के दस्तावेजों में था, जबकि 17 गांव शहरी विकास के कागजों में गायब मिले। भोपाल मास्टर प्लान 2031 में कई गड़बड़ियां यहां पर की गई और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो ये कि इस मास्टर प्लान से 17 गांवों को गायब यहां पर कर दिया गया। और इन गांवों को गायब करने के पीछे जो मंशा है वो ये है कि यहां पर निर्माण कार्य किए जा सकें और साथ ही साथ कैचमेंट के जो संरक्षण के जो नियम है वो यहां पर लागू ना हो। और इसी के चलते जो सेप्ट की रिपोर्ट थी उसे भी यहां पर नजरअंदाज कर जो मास्टर प्लान में प्रावधान है वो यहां पर कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा यहां पर जाए तो संरक्षण की कवायद पर कई सवाल यहां पर खड़े उठते हैं और वो 17 गांव अपना वजूद यहां पर ढूंढ रहे हैं जिन्हें मास्टर प्लान से गायब कर दिया गया है। देखना होगा कि आखिर सरकार इस पूरे मामले पर आखिर क्या कदम यहां पर उठा पाती है। फाइलों में गायब गांव आमखेड़ा, बड़झिरी, बहेटा, बिलखेड़ा, बोखाड़ा, झागरिया खुर्द, खुरचानी, लहसूड़िया घाट, मालीखेड़ी,
मीरपुर, मुदला, नंदनी, पांडाखेड़ी, पीपलिया धाकड़, रोलूखेड़ी, सेमरी बजियाफत, सिकंदराबाद। दरअसल मास्टर प्लान 2031 तैयार हुआ था तो तालाब संरक्षण के 3 जोन बनाए गए। प्रावधान भी ऐसे किए गए कि यहाँ व्यावसायिक या व्यक्तिगत बड़े निर्माण संभव नहीं है। लिहाजा 17 गांवों को गायब कर नियमों से बाहर करने का षड्यंत्र रचा गया। मामले पर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले एक जागरूक नागरिक ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन जिम्मेदारों ने इसे भी अनसुना कर दिया। क्या है मास्टर प्लान में प्रावधान? कैचमेंट 0 बड़े तालाब की जोन में वाटर बॉडी के फुल टैंक लेवल को रखा गया है। इस लिहाज से निर्माण और अन्य प्रकार की गतिविधियों का प्रश्न ही नहीं उठता है। कैचमेंट जोन 1 फुल टैंक लेवल से 50 मीटर तक का क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के लिए संरक्षित है। कैचमेंट जोन 2 1 एकड़ में सशर्त 0.01 FAR का निर्माण किया जा सकता है। 1 एकड़ भूमि में सिर्फ 1000 वर्ग फीट भूमि पर शर्तों के साथ निर्माण। जो मास्टर प्लान के अंदर 17 गांव को गायब किया गया, जब सेप्ट रिपोर्ट में वो सब मौजूद थे, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा नज़र आ रहा है। तालाब से लगी हुई बेशकीमती ज़मीनों को जिस तरीके से बाहर किया गया है काफ़ी गलत है। हमने इसके ऊपर आपत्ति भी लगाई है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर में। किसी भी तरीके से तालाब के साथ और तालाब की सेहत के साथ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए और सरकार को उसके संरक्षण के ऊपर काफ़ी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अर्बन एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि केंद्र सरकार के वेटलैंड रूल 2017 का पालन किया जाता तो ये गड़बड़ी नहीं होती। यदि इसी गड़बड़ी के साथ मास्टर प्लान 2031 लागू कर दिया जाए तो इन बेशकीमती जमीन पर रसूखदारों के व्यावसायिक व अन्य निर्माण होना भी तय है। मतलब जिस मंसूबे से गड़बड़ी की गई तो वो कामयाब हो जाएगी। मास्टर प्लान जो आया है, मास्टर प्लान 2031 भोपाल का, उसका नक्शा और उसकी जो बुकलेट है, जो किताब है जिसपे नियम लिखे होते हैं, उस किताब में से 17 गांव की जो सूची, उसमें से लगभग 17 गांव कैचमेंट के नहीं लिखे गए हैं। इसके अलावा जब हम उसके नक्शे पे देखते हैं तो नक्शे पे भी जो कैचमेंट का जोन दिखाया गया है उसको 3 पार्ट में दिखाया है, 0, 1, 2 और 3, और सेप्ट की रिपोर्ट में भी है, वो भी कम दर्शाया गया है। जिम्मेदारों का कहना है कि मास्टर प्लान 2031 को लेकर हुए दावे आपत्तियों की सुनवाई के बाद विचार मंथन किया जा रहा है। इसे महज एक भूल मानकर दूर करने का दावा किया गया। इसमें दिक्कत वाला विषय ये इसलिए नहीं है कि मास्टर प्लान आने से पहले उसमें दावे आपत्तियों की एक बड़ी विधिवत और एक बड़ी विस्तृत प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है, जो कि अभी पिछले कुछ समय में चली है। तो इस प्रक्रिया के दौरान ही आई एम श्योर कि ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि मास्टर प्लान में छोटी मोटी त्रुटियों के रूप में सामने आए हैं, उन सभी पे सारगर्भित विचार विमर्श होने के बाद ही प्लान जो है वो लागू होगा और उसमें इस प्रकार की सभी विषयों को उन सभी विषयों का समावेश कर लिया जाएगा। किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। ऐसे ही हालात हैं हमारे सिस्टम के। यदि बैठकों के दौर में एक भी जिम्मेदार नींद से जागे होते तो शायद कागजों में दफन हुए 17 गांव अपना अस्तित्व नहीं खोते। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।